वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं डाकू महाराज। तो फिल्म की शुरुआत में जंगल में कुछ ट्रक जा रहे होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ट्रक को रोकते हैं और एक ऑफिसर पीछे जाकर चेक करता है कि ट्रक में सही में लैम है या नहीं। मगर दोस्तों से वहाँ पर बहुत सारे हथियार बंद लोग दिखते हैं जो उस ऑफिसर की गर्दन पे कटारी रखकर कहते हैं कि अपनी जान प्यारी है भाई, तो अपने साथी ऑफिसर्स को कह दो कि यहाँ पर लैम सी हैं, वरना अभी तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। इसीलिए ऑफिसर वैसा ही करता है और उन गाड़ियों को फॉरेस्ट में जाने देता है। अब जंगल के अंदर जाकर वो लोग जल्दी जल्दी कुछ बोरियां गाड़ियों में लादने लगते हैं, मगर तभी उन्हें धरती हिलती हुई सी लगती है। घोड़े हिनहिनाने लग जाते हैं और तभी दोस्तों वहाँ पर मस्त सी विंटेज कार की एंट्री होती है। अब सीधे दिखाते हैं एक आदमी को जो भागता हुआ छोटे ठाकुर के पास आकर कहता है कि छोटे ठाकुर, अभी अभी फॉरेस्ट से फोन आया था कि कोई हमारे माल और हमारे आदमियों को जला रहा है। तभी धड़ाधड़ बहुत सारी गाड़ियां बैरिकेड तोड़कर फॉरेस्ट में एंटर कर जाती है, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी सारी गाड़ियां आकर मिस्टर कृष्णमूर्ति की टी स्टेट की ओर क्यों जा रही है। इधर छोटे ठाकुर, जिनका असल नाम बबलू सिंह ठाकुर है, वो देखते हैं कि उनके आदमी आग की लपटों में लपेटे हुए इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को। वो लोग अपने बॉस से कहते हैं कि आप चले जाइए, कोई तो पागल खुश आया है जो सब कुछ तहस नहस करने पे उतरा हुआ है। तब छोटे ठाकुर पूछते हैं कि कौन है रे तू। तो दोस्तों विंटेज कार से हमारा हीरो ये कहते हुए उतरता है कि मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ। फिर वो गाड़ी से उतरकर शराब पीता है और कहता है कि खेल शुरू करें। उसके हाथों में कुल्हाड़ी भी होती है। ये देखकर छोटे ठाकुर के लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चलिए अब यहाँ से स्टोरी जाएगी कुछ महीने पहले। तो जंगल में फिर से दोस्तों वही विंटेज कार जा रही होती है। रास्ते पे एक रैबिट होता है। तो कार में बैठी छोटी सी बच्ची जिसका नाम विशु है, वो अपने ड्राइवर से कहती है रुको रुको। फिर वो अपने डॉग को लेकर नीचे उतरती है। काफी डरी भी होती है वो। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं रैबिट कार के नीचे तो नहीं आ गया और मरा तो नहीं कहीं। मगर जब वो देखती है तो नहीं, वो बस थोड़ा सा बच गया था। तब उसके चेहरे में प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि चलो इसकी जान बच गई। मगर तभी विशु का डॉग रैबिट की ओर दौड़ पड़ता है और रैबिट अपनी जान बचाने के लिए टी स्टेट के अंदर भाग जाता है। अब अपने डॉग को वापस लाने के लिए विशु उसके पीछे भागती है। भागते भागते जंगल के काफी अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका डॉग तो एक छोटे से घर के अंदर घुस गया है और उस घर में काफी सारे हाथी के दांत रखे हुए हैं। वहाँ दोस्तों हाथी के दांत पे ही कोई जरूरी मीटिंग भी चल रही थी। मगर विशु का डॉग अंदर घुसकर भौंकने लगता है और बेचारी विशु खिड़की से उसको देखती है और धीमे से उसे बुलाने की कोशिश करती है कि आजा आजा आजा, क्योंकि अंदर जो लोग थे वो विशु को बड़े खतरनाक लग रहे थे। इसीलिए वो अंदर जाना सही नहीं समझती। सच में दोस्तों अंदर बैठा राज नाम का आदमी डॉग के भौंकने से काफी इरिटेट हो जाता है और हाथी का दांत उठाकर डॉग को जोर से हिट करता है। वो डॉग जाकर सीधे खिड़की से बाहर गिरता है और विशु देखती है कि उसके डॉग की मौत हो गई है। वो बहुत डर जाती है और अपने डॉग की लाश को लेकर वहाँ से भाग वापस आ जाती है। घर आकर पहले तो वो बहुत रोती है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने डॉग की लाश को वहीं अपने गार्डन में दफना देती है। तब घर में काम करने वाले सर्वेंट्स आपस में बात करते हैं कि बताओ यार, इस बच्ची की नसीब कितनी खराब है। पहले इसने अपनी माँ को खो दिया और अब इसका बेचारा वो पालतू कुत्ता भी मर गया। इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि विशु कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कृष्णमूर्ति की ग्रैंड डॉटर है। मिस्टर कृष्णमूर्ति से विशु का यह हाल देखा नहीं जाता और वो राज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए फोन घुमाने जाते हैं। मगर उनके घर वाले उन्हें समझाने लग जाते हैं कि देखो राज लोकल एमएलए का छोटा भाई है, बेकार में उससे दुश्मनी मोल लेना सही नहीं होगा। मगर कृष्णमूर्ति सुनने का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम उस पापी राज को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेंगे। एक तो वो हमारे स्टेट में इलीगल काम कर रहा है और ऊपर से विशु को भी उन्होंने हर्ट किया। तब उनके घर वाले समझाते हैं कि वैसे भी लीज 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, फिर आप अपनी जमीन उन्हें लीज पे मत दीजिएगा। मगर देखो अभी उनसे दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। पर दोस्तों कृष्णमूर्ति की छोटी बेटी अपने डैड की साइड लेती है और पुलिस कंप्लेंट करने की राय देती है कि हमें करना चाहिए। अब हम एक बूचर को देखते हैं जो कि मांस काटते हुए न्यूज देख रहा होता है। उसमें एक युवा नेता लोकल एमएलए के खिलाफ भाषण दे रहा है कि इस बार तो तुम इलेक्शन नहीं जीतने वाले, इस बार मेरा भैया शंकर राव ही इलेक्शन जीतकर असेंबली जाएगा। ये सब कुछ देखकर बूचर हंसते हुए और मजे में मीट काटने लग जाता है। मगर तभी वहाँ पर जो नेता भाषण दे रहा था उसका बड़ा भाई यानी कि शंकर राव अपनी बीवी के साथ वहाँ पर पेश होता है और अपने भाई के भाषण के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो छोटा है, नादान है, उसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। मगर तभी बूचर जोर जोर से मीट के टुकड़े करता है और एक टुकड़ा उछलकर सीधे शंकर राव के पास जा गिरता है। दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सीन थोड़े उस तरह से दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन समझ रहे ना आप। वो बड़े ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये तो अभी मेरे भाई की उंगली है। इसमें तो वही रिंग है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी और इसी उंगली को दिखाकर मेरे भाई ने लोकल एमएलए के खिलाफ भाषण दिया था। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि ये बूचर कोई आम बूचर नहीं है बल्कि यही लोकल एमएलए नायडू है
और ये बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान है। वो शंकर राव से कहता है कि अपनी बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, और वो बेचारा दोस्तों डर कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में नायडू के पास पुलिस वाले आते हैं। वो भी डरे सहमे होते हैं, तो किसी तरह वो नायडू को बताते हैं कि अपने भाई राज के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, क्योंकि राज ने मिस्टर कृष्णमूर्ति के डॉग का खून कर दिया। तो नायडू पुलिस वाले से कहता है कि देखो अभी तो राज यहाँ पर है नहीं, पर जब वो आएगा तो मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो पुलिस को वहाँ से भेज देता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, नायडू जाता है गुरुकुल वैली, क्योंकि मिस्टर कृष्णमूर्ति गुरुकुल वैली के चेयरमैन हैं। वहां जाकर नायडू बातों बातों में अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगकर कृष्णमूर्ति को केस वापस लेने को कहता है, मगर वो मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि माना कि तुम्हारा भाई रास्ता भटक गया है, मगर हम टीचर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा काम ही है भटके हुए को सही रास्ते पर लाना। नायडू तो हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर अपनी बेटी को सही रास्ते पे क्यों नहीं लाया? सुना है उसने किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली, उसका क्या? और फिर हाँ, उसी लड़के के चक्कर में उसने खुद की जान भी दे दी, और विशु उसी की बेटी है ना। ये सुनकर कृष्णमूर्ति तो चुप हो जाते हैं, मगर उनकी दूसरी बेटी कहती है ये हमारा स्कूल है, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स ही अलाउड हैं। यहाँ वैसे भी पॉलिटिशियंस के वेश में गुंडों का आना मना है। ये सुनकर नायडू तो गाना गुनगुनाते हुए निकल जाता है। आगे दोस्तों, जब कृष्णमूर्ति अपनी फैमिली के साथ अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तो अचानक एक लोहे की रॉड आकर कार के ड्राइवर को स्टैप कर जाती है। वो वहीं पर मर जाता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग इनकी गाड़ी पे चारों ओर से हमला कर देते हैं। वो तो गाड़ी के कांच वांच सब फोड़ देते हैं और कृष्णमूर्ति की फैमिली की गर्दन पे हथियार लगा देते हैं। फिर वो विशु के गर्दन से चेन छीन लेते हैं जो कि उसे उसकी मॉम ने दी थी। आखिर में आदमी कृष्णमूर्ति से कहता है कि देखो देखो देखो, इस बार तो सिर्फ चैन लिया है, मगर अगली बार गर्दन काट लेकर जाएंगे, समझे? कंप्लेंट वापस ले लो अपनी। अब इस घटना के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति पुलिस कमिश्नर को अपने घर पे बुलाते हैं और आज जो भी हादसा हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तो कमिश्नर कहता है कि देखो कृष्णमूर्ति, हमारी दोस्ती के नाते मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि एमएलए नायडू से पंगा मत लो, वो सच में बहुत ही खतरनाक आदमी है। मगर दोस्तों, कृष्णमूर्ति एक गुंडे के आगे सर झुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, और होना भी क्यों था वैसे। तो कमिश्नर कहते हैं कि ठीक है, मेरा काम समझाने का था, मैंने समझा दिया। मैं कल से 2 पुलिस वालों को तुम्हारे घर पे तैनात भी कर दूंगा 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए। मगर इससे मैं बता दूं, वो नायडू रुकने वाला नहीं है। तब कृष्णमूर्ति के घर पे काम करने वाला एक मुच्छर सर्वेंट सोनपुर में अपनी माँ को फोन लगाकर कहता है कि माँ, विशु बिटिया की जान बड़े खतरे में है। ये खबर आप एक काम कीजिए, जल्दी से महाराज तक पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, आ जाइए भोपाल में। यहाँ भोपाल में एक बंजर इलाके में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला महाराज को फुल सिक्योरिटी के साथ तिहाड़ जेल लेकर जा रहे थे। तभी कुछ डाकू गोलीबारी करके पुलिस की गाड़ी को रुकवा लेते हैं और महाराज के सामने ये क्या सर झुका लेते हैं। इसके बाद कहते हैं कि महाराज 1 घंटे में आपकी ट्रेन है। फिर महाराज को कृष्णमूर्ति के घर का मुच्छर सर्वेंट अपनी गाड़ी से कृष्णमूर्ति के घर पे लेकर आ जाता है, मगर वहाँ कमिश्नर ने जो पुलिस तैनात किए हुए थे ना, वो गाड़ी रुकवा कर पूछते हैं कि ये नया बंदा कौन है। तो मुच्छर कहता है ये नया ड्राइवर है हमारा, पिछले ड्राइवर की उस हादसे में मौत हो गई थी ना, इसीलिए। तो पुलिस वाले महाराज को उतरवा कर डिटेक्शन डिवाइस से फुल बॉडी चेकअप करते हैं। नीचे पैर के पास से डिवाइस बीप करने लग जाती है। तो महाराज कहते हैं कि वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे पैर पे रॉड लगी हुई है। फिर जैसे डिवाइस को थोड़ा और ऊपर ले जाया जाता है तो वो फिर से बीप करने लग जाती है। और तब महाराज कहता है कि हाँ, उसी एक्सीडेंट में मुझे बैक इंजरी भी हुई थी, इसलिए वहां पर प्लेट लगानी पड़ी थी। फिर जब डिवाइस को ऊपर लाया जाता है तो आर्म्स के पास फिर से बीप करने लग जाता है, और इस बार महाराज कहता है कि वहीं तो बुलेट लगी थी। ये सुनकर तो पुलिस वाले बिल्कुल हैरान। तब मुच्छड़ स्टाफ बीच में आकर कहता है कि अरे वो बुलेट चला रहे थे तभी इनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो आर्म में बुलेट लगी हुई है। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई तू आदमी है कोई आयरन मैन, जहाँ देखो कुछ ना कुछ तेरे लोहे की चीज लगी हुई है। तो पुलिस वाले फिर एसआई मैम को बुलाते हैं परमिशन लेने के लिए कि इस आदमी को अंदर जाने देना है या फिर नहीं। और दोस्तों, एसआई मैम का रोल किसी और ने नहीं, उर्वशी रौतेला ने किया है, जो मस्त गार्डन में एक्सरसाइज कर रही होती है। बुलाने पे वो आती है और महाराज को देखकर कहती है तुम तो ड्राइवर लगते नहीं। तो महाराज उसे ऊपर से नीचे तक देखता है कि मैम आप भी कौन सा एसआई लग रही हो, आपकी वर्दी कहाँ है बताइए, आप जिम वियर में क्यों घूम रही है। एसआई मैडम को तो गुस्सा आ जाता है और तभी दोस्तों महाराज अचानक से उनकी गन निकाल कर कहता है कि मैम ये क्या, आपने घर में सेफ्टी लॉक नहीं लगाया, कैसे भूल गई? इस घर में एक बच्ची रहती है, कोई अनहोनी हो गई तो? तभी एसआई का जूनियर कहता है कि ओ तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मैम के रिवॉल्वर को हाथ लगाने की। इस पर महाराज कहता है कि पुलिस में हो और इतना भी नहीं पता कि ये रिवॉल्वर नहीं पिस्टल है। रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होते हैं और पिस्टल में 8। एसआई मैम दोस्तों यहीं पर इम्प्रेस हो जाती है कि वाह, एक ड्राइवर को गन के बारे में इतना कैसे पता। तो वो उसको अंदर जाने देती है। अंदर महाराज की मुलाकात विशु के पूरे परिवार से होती है। वो कहते हैं कि देखो भैया, आपको ड्राइवर बनने के लिए हमारी प्यारी विशु को इम्प्रेस करना होगा। महाराज घबरा जाता है कि इसे मैं कैसे इम्प्रेस करूंगा। तो विशु आते ही महाराज से 1-2 पहेलियां पूछती है, जिसका जवाब वो सही सही दे देता है। इसके बाद वो उसको एक राइड देने को कहती है। तो महाराज उसके हिसाब से उसके ऑर्डर पे गाड़ी को अच्छे से चलाता है, रोकता है, घुमाता है, सब कुछ। लेकिन आखिर में वो बिना विशु के कहे गाड़ी रोक देता है।
जिससे विशु नाराज हो जाती है। तब महाराज कहता है कि पीछे फूल के पौधे थे, वो कुचल ना जाएं, इसलिए मैंने बिना आपकी इजाजत के गाड़ी रोक दी। ये सुनकर विशु खुश हो जाती है कि वाओ, इसमें तो एक पौधे के लिए रहम है, फिर तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचकर वो महाराज को ड्राइवर की जॉब पे रख लेती है। काम हो गया दोस्तों। इसके बाद आ जाइए एमपी पे। यहाँ एक स्पेशल टास्क ऑफिसर स्टीफन को दिखाया जाता है, जो कि एक गुंडे के साथ बैठकर खाना खा रहा है, और गुंडा खाना खाते हुए स्टीफन से मोल भाव कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मगर स्टीफन ठीक उस गुंडे के सर पे गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है, और फिर अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि सर, मैंने मुन्ना सिंह को अरेस्ट कर लिया था, मगर रास्ते में वो हमारी गन छीन कर भागने लगा, जिसकी वजह से हमें उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये सुनकर स्टीफन का सीनियर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि झूठ मत बोलो स्टीफन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुमने पहले भी 40 लोगों को ऐसे अपने गुस्से की वजह से फेक एनकाउंटर में मार डाला है। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, पर मैं तुम्हें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस दे रहा हूँ। तुमने डाकू महाराज के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हें जब तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब उनके कुछ साथी आकर उनको भगा कर लेकर गए। तो तुम्हें डाकू को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, मगर सीएम का ऑर्डर है कि डाकू को जिंदा पकड़ना है। क्या जिंदा? बस दोस्तों, ये सुनने भर की देरी थी कि स्टीफन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि आओ, एक और नया केस हाथ लग गया, अब तो मजा आएगा उसे पकड़ने में। इधर एमएलए नायडू अपने भाई राज को कॉल करके कहता है कि सुनो, चाहे जो भी हो जाए, तुम कुछ दिनों तक अपने फॉरेस्ट वाले गेस्ट हाउस पर ही रहना। इस पे राज गुस्सा हो जाता है कि मुझे और कितने दिनों तक इस तरह दुब दबक कर रहना होगा। मुझे पता है भैया, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। उस बुढ़ाऊ की ग्रैंड डॉटर की वजह से सब कुछ हुआ है ना, ये देखना, मैं उसे घसीट घसीट कर यहाँ पर लेकर आऊंगा और फिर उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा, तभी जाकर उस बुढ़ाऊ का दिमाग सही आएगा ठिकाने। ये कहकर राज कॉल कट कर देता है। अब राज को आती है सुसु और वो बाहर जाता है सुसु करने के लिए। दोस्तों, बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। जैसे वो सुसु करके पलटता है तो उसे एक विंटेज कार दिखाई देती है। राज पूछता है कि कौन है रे? तो कार से आवाज आती है माइकल जैक्सन। ये सुनकर राज को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी गन निकाल कर कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं कहीं गोली मारूंगा तो मर जाओगे फालतू में। तभी कार में बैठा महाराज कहता है कि ओ, इससे पहले तुम जरा ये देख लो कि खुद कहाँ खड़े हो। तो दोस्तों, राज एक रस्सी के फंदे पे खड़ा होता है, जो कि कार से बंधी हुई थी। महाराज तो राज को उसी रस्सी के फंदे के ट्रैप पर फंसाकर घसीटते घसीटते उसे अधमरा कर देता है। अगली सुबह खबर आती है कि राज ने अपनी मर्जी से पुलिस में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसको 14 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा। एमएलए नायडू का तो दिमाग खराब हो जाता है ये सुनकर कि इस गधे ने खुद को सरेंडर क्यों करवाया। दूसरी ओर एमपी के जेल में स्टीफन जाता है और पता करता है कि जेल ट्रांसफर करने से पहले क्या कोई खास डाकू से मिलने आया था, मतलब उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। तब उसको पता चलता है कि 2 दिन पहले उससे शारदा गुज्जर नाम की एक बूढ़ी औरत मिलने आई थी, पर एंट्री डायरी में उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ था। तो स्टीफन कैदियों से डाकू महाराज के बारे में पूछताछ करता है। एक कैदी बताता है कि हमें तो ये पता था कि डाकू महाराज शादीशुदा है, पर उसकी वाइफ कभी जेल में उससे मिलने तक नहीं आई। अब स्टीफन जाता है डाकू महाराज के सेल में, जहाँ उसे काली माँ की बहुत ही सुंदर सी आर्ट दिखती है, जो उसी डाकू महाराज ने बनाई। साथ ही स्टीफन को पता चलता है कि डाकू महाराज काफी सवेरे उठ जाया करता था। वो एक स्पिरिचुअल टाइप का आदमी है, जो कि सुबह मेडिटेशन करना पसंद करता था। इसके बाद तो दोस्तों, स्टीफन को जेलर एक ताज्जुब वाली बात बताता है कि 6 महीने पहले कुछ कैदियों ने मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग की थी। दिवाली का टाइम था, तो उन्होंने जेल की दीवार ब्लास्ट कर दी भागने के लिए। तब पता है, डाकू महाराज ने सभी को जेल से भागने से रोका था, जबकि अगर वो चाहता तो खुद भी उसी वक्त भाग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो किसी और को जेल से फरार होने से रोक सकता है, तो फिर अब वो खुद क्यों भागा, यही तो क्वेश्चन है। तो स्टीफन को समझ आ जाता है कि डाकू महाराज खुद की आजादी के लिए नहीं भागा, बल्कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा मजबूरी में। पर वो क्या बात है, इसका पता इनको लगाना पड़ेगा। दूसरी ओर डाकू महाराज तो मस्त विशु के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो विशु को स्कूल छोड़ने लाने का सब काम करता है, साथ ही उसके साथ पिकनिक में जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, चेस और भी कई सारे गेम्स खेल रहा होता है। और ये विशु भी दोस्तों बहुत ही शरारती लड़की है, बार बार एसआईएम के पीछे स्लैप कर देती है, और वो भी ऐसे मौके पर कि दिखने में ऐसा लगता है कि उसने नहीं बल्कि महाराज ने स्लैप किया है। इसके अलावा जब विशु को आधी रात में भूख लगती है, तो महाराज खुद अपने हाथों से उसके लिए मैगी बनाता है। और अभी भी विशु अपने डॉग की कब्र पर फूल चढ़ाकर बड़ी उदास हो जाया करती है। तो एक दिन महाराज उसके लिए एक नया प्यारा सा डॉगी लेकर आता है, जो दिखने में विशु के पुराने डॉग की तरह होता है। उसे पाकर विशु की खुशी का ठिकाना ही अलग हो जाता है। अब एक दिन की बात है कि स्कूल के बाद विशु वहीं पास वाली लेक में अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ कर ढेर सारे बोट बनाती है, और जब उसके ग्रैंडपा आते हैं तो वैसा प्रिटेंड करती है जैसे ये सारे बोट तो महाराज ने बनाए। इस तरह वो बड़ी क्यूट क्यूट शरारतें करती है। जब वो पूरी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है, तो उसे नींद आ जाती है, और पता है, उसके सर के नीचे महाराज बिल्कुल सही टाइम पे तकिया लगा देता है। इस तरह वो उसका ख्याल रखता है। ये सारी चीजें देखकर तो ग्रैंडपा अभी हैरान हो जाते हैं कि विशु का इतना ख्याल तो हम भी नहीं रखते जितना ये ड्राइवर रख रहा है। उनको नहीं पता ना कि ये है कौन।
इधर स्टीफन पुलिस रिकॉर्ड खंगालता है दोस्तों, और उसे उसमें से एक वीडियो मिलती है एक्स मिनिस्टर इंदर सिंह की। इसीलिए वो इंदर सिंह के पास जाता है, जो अभी तक आराम से बैडमिंटन खेल रहा होता है। मगर जैसे स्टीफन डाकू महाराज की फोटो दिखाकर कहता है कि वो तो फरार हो गया है, इंदर सिंह के सर से पसीने टपकने लग जाते हैं। स्टीफन कहता है कि क्या हो गया, मुझे पता है आपने अपनी पोस्ट डाकू की वजह से ही खो दी थी, है ना? अब इससे पहले अपनी जान खो दो, डाकू और उसके गैंग के बारे में जो भी तुम्हें पता है सब बता दो। तब इंदर सिंह बताता है कि डाकू के पास गैंग नहीं बल्कि आर्मी है, जो उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती है किसी भी समय कभी भी। उसकी आर्मी में मान सिंह, गंगाराम, झांसी और गोविंद गुज्जर नाम के लोग शामिल हैं। अब गोविंद गुज्जर का नाम सुनकर स्टीफन को याद आता है कि डाकू महाराज से जेल में जो औरत मिलने आती थी उसका नाम था शारदा गुज्जर, यानी हो ना हो वो गोविंद गुज्जर से किसी तरह रिलेटेड हो। स्टीफन इंदर सिंह से पूछता है, एक बात बताओ, ये गोविंद गुज्जर कहाँ से बिलोंग करता है? वो बताता है कि सोनपुर से। बस फिर क्या था, स्टीफन सोनपुर के लिए निकल जाता है। और पता है क्या, ये गोविंद गुज्जर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कृष्णमूर्ति के घर पे काम करने वाला वो मुच्चड़ स्टाफ ही है। फिर बात एनुअल डे सेलिब्रेशन की होती है, जहां नायडू अपने आदमी भेजकर स्टूडेंट्स के खाने में वो चूहे मारने की दवाई मिक्स करवाना चाहता है, ताकि उसे खाकर विश्व के साथ साथ और भी सारे बच्चे मर जाएं। जिससे होगा क्या, कृष्णमूर्ति बुरी तरह फंस जाएगा। मगर डाकू महाराज के रहते ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि कोई विश्व का हाथ भी लगा दे? वो तो हमेशा ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता है, और पता नहीं पर कैसे उसको शक हो जाता है कि किचन में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। इसीलिए वो आकर नायडू के बंदों की जमकर धुलाई कर देता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटता है कि नायडू के खास आदमी शंभू की एक आंख चली जाती है और उसके स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो कम से कम 3 महीने तक तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। साथ ही शंभू के साथ ही भी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे, और अब नायडू अपने लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। इनकी ये हालत देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये किसने किया। वो सोचता है कि इतनी बुरी तरह कौन पीट सकता है। तभी हॉस्पिटल की लैंडलाइन पर महाराज कॉल करके कहता है, मुझे एमएलए से बात करनी है। तो वो लोग बात करवा देते हैं, और महाराज तो एमएलए को कॉल पे धमकी देता है कि तुम्हारे बंदों की ये हालत मैंने ही की है। अगर तुमने मिस्टर कृष्णमूर्ति के फैमिली को और परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और हाँ, तुम्हारे भाई को सरेंडर करने पे मैंने मजबूर किया था, तो सोच लो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर तो नायडू अपने लोगों से कहता है कि लगता है जैसे नदी के बगल में भगवान शिव उसकी रक्षा करने के लिए रहते हैं, उसी तरह मिस्टर कृष्णमूर्ति के परिवार के लिए कोई शिवा बनकर आ चुका है, जो उनकी किसी भी हाल में सुरक्षा कर रहा है। पता लगाओ कि आखिर वो है कौन। अब नायडू जाता है जेल में अपने भाई से मिलने के लिए, और उससे पूछता है कि तुम्हें सरेंडर करने पे किसने मजबूर किया था? तो वो कहता है माइकल जैक्सन ने। नायडू का दिमाग खराब हो जाता है, उसे लगता है कि इतनी सीरियस सिचुएशन है और मेरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मगर उसे क्या पता था कि राज को महाराज ने अपना नाम माइकल जैक्सन ही बताया। तभी एक आदमी आकर नायडू को कहता है कि छोटे सरकार का फोन आया है, जिससे नायडू की तो हलक सूख जाती है और राज को हिचकी पे हिचकी आने लगती है। नायडू फोन पे छोटे सरकार से बात करता है, और छोटे सरकार का सबसे पहला यही सवाल होता है कि तुम्हारे भाई को जेल क्यों हुई? तुम्हें पता है ना कि उस टी स्टेट में हम सिर्फ चाय की खेती नहीं करते बल्कि कोकेन की भी खेती करते हैं। वहाँ पे 300 करोड़ की कोकेन है, और तुम लोगों की चिंदी से केस में फंस रहे हो। तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है? टी स्टेट को सीज कर दिया गया है, वहाँ पे सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। वो तो हम लकी हैं कि किसी को अभी तक कोकेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैक्सिको के लिए शिप जल्दी रवाना होगी, सारे डीलर ने अपने शेयर के स्टफ भेज दिए, सिर्फ तुम ही बाकी रह गए हो। नायडू कहता है कि जल्दी मैं भेज दूंगा। वो कहता है कि भेज नहीं दूंगा, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 2 दिन के अंदर सारा माल काट कर पहुंच जाना चाहिए हम तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद आकर हम फसल काट लेंगे। दूसरी ओर विशु महाराज और एसआई मैम के साथ लोकल मार्केट जाती है। वहाँ वो 2 पंक्षी खरीदने की जिद करती है, तो महाराज उसे पंक्षी दिलवा देता है। मगर ये क्या, विशु उसे तुरंत ही हवा में उड़ा देती है। तो जब महाराज इसके पीछे की वजह पूछता है तो विशु बताती है, मेरे माँ बाप नहीं है, मगर इन पंक्षी के माँ बाप तो जरूर होंगे। अगर हम इनको उड़ा देंगे तो ये अपने माँ बाप के पास वापस चले जाएंगे ना। देखा, छोटी सी विशु की ये बात महाराज के दिल को छू जाती है, और वो उस दुकान से सारे पंक्षियों को खरीद कर आजाद कर देता है। और ये बात एसआई मैम को बड़ी अच्छी लगती है। उधर महाराज दुकानदार को पैसे देने लग जाता है, और इधर विशु पंक्षियों को उड़ाने लग जाती है। तब एक जीप से गुंडे आकर विशु को उठा लेकर जाते हैं। ये देखकर तुरंत ही महाराज और एसआई मैम उस जीप का पीछा करते हैं, और फिर पीछा करते करते वो जंगल तक आ जाते हैं। यहाँ एसआई मैम अपने पिस्टल से फायरिंग भी करती है, मगर निशाने पे नहीं लगता। तो फिर महाराज वो पिस्टल लेकर फायर करता है, जिससे काफी सारे गुंडे मारे जाते हैं। ये देखकर तो जो जीप वाला गुंडा होता है ना, वो विशु को ऐसे ही हवा में फेंक देता है। तभी महाराज भी पुलिस वाली जीप को ड्राइव करते हुए एक हाथ से विशु को पकड़ लेता है, और उसे पेड़ में टकराने से फाइनली बचा लेता है। विशु बताती है, पता है इसी आदमी ने उस दिन मेरी मॉम की वो गिफ्ट की भी चेन चुरा ली थी। महाराज को इतना गुस्सा आता है ना दोस्तों, वो उस आदमी को जान से मार डालता है। मगर अब तक रात काफी हो चुकी थी, और उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, इसलिए इनको आज रात इसी जंगल में गुजारना होगा। तो महाराज लकड़ियां जमा करके थोड़ा आग जला लेता है। विशु को तो जंगल में खूब मजा आ रहा था,
वो कहती है वाओ, हम आज रात जंगल में रुकने वाले हैं क्या, ये तो मस्त हो जाएगा। एसआई मैम कहती है कि घने जंगल में हम फंस गए, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमारे पास फोन तक नहीं है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। और विशु, तुम्हें मजा आ रहा है क्या? बताओ अगर किसी जंगली जानवर ने हम पे हमला कर दिया तो? विशु कहती है तो क्या हो गया, हमारे पास खुद जंगल का शेर जो है, हमें भला किसी से क्या डरना। दोस्तों यहाँ वो डाकू महाराज को जंगल का शेर कह रही है। तभी विशु की नजर महाराज के हाथ के जख्म पे पड़ती है। वो अपनी फ्रॉक से थोड़े से कपड़े फाड़ कर उसके जख्म की पट्टी कर देती है। महाराज काफी इमोशनल हो जाता है। विशु कहती है मुझे ना नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं आपके नजदीक जाकर सो जाऊं? तो महाराज उसे अपनी गोद में सुला लेता है। अगली सुबह की बात है दोस्तों, नायडू जंगल वाले घर में आता है जहाँ पे राज ने विशु के डॉग को मारा था वहीं पर। मगर नायडू को यहाँ अपने लोग नहीं मिलते, उनकी जगह पे उसे महाराज मिलता है। नायडू गुस्से में कहता है कि कौन है रे तू, और मेरे आदमी किधर गए? महाराज कहता है अरे वो लोग तो परलोक सुधार गए, अब उनकी बारी है जिन्होंने मिस्टर कृष्णमूर्ति के टी स्टेट में कोकेन उगाया बस। फिर वो एक नाइफ सीधा नायडू की ओर फेंकता है, जो कि ठीक नायडू के गर्दन के बगल से पार हो जाता है, जिससे नायडू को पहली बार अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। और ये नजारा एसआई मैम खिड़की से देखकर महाराज की ओर और अट्रैक्ट हो जाती है और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में महाराज के साथ वही डांस, रोमांस, ये सारी चीजें होती है। अब अगले सीन में महाराज विशु और एसआई मैम के साथ मिस्टर कृष्णमूर्ति के घर आता है। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति को लगता है कि विशु की हिफाजत एसआई मैम ने की है, इसीलिए वो उनका शुक्र अदा करते हुए कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो बताती है कि आप थैंक यू मुझे मत बोलिए, आपके थैंक यू का असली हकदार तो महाराज है। कृष्णमूर्ति महाराज से कहता है कि मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा, मुझे लगता है कि भगवान ने खासकर आपको हमारे पास भेजा है हमारे घर की रखवाली करने के लिए। आपने हमारे घर की जान बचाई, अगर विशु को कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। वो आगे कहते हैं कि पुलिस से आपके लिए कोई आया है, मैंने उन्हें घर में बिठा कर रखा हुआ है, आप एक बार एक काम करिए, उनसे मिल लीजिए। अंदर जाने पे दोस्तों महाराज को दिखता है कि स्टीफन नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे लेने के लिए आया हुआ है, मगर वो विशु और उसके परिवार के आगे महाराज की इज्जत बचाना चाहता था, इसीलिए वो धीरे से महाराज को कहता है मैंने तुम्हारी डाकू होने वाली बात इनको नहीं बताई, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके मेरी हाँ में हाँ मिलाओ और मेरे साथ चलो। फिर वो जोर से कहता है कि अरे मैं तो इनका बहनों ही हूँ जी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि उनकी इस खड़ी में उनका भाई भी उनके साथ हो जाए, इसीलिए मैं इनको लेने के लिए आ गया और कुछ भी नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हाँ ऐसी घड़ी में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। महाराज धीरे से स्टीफन को कहता है कि मुझे देखो अभी एक जरूरी काम निपटाना है, इसीलिए मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मगर अब स्टीफन उसको धमकाता है कि तुम्हारी हकीकत जानकर विशु को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुपचाप चले जाओ हमारे साथ। ना चाहते हुए भी महाराज को उसके साथ जाना ही पड़ता है और उसके जाने से बेचारी विशु बहुत रोती भी है। कुछ दूर तक रोते हुए दौड़कर वो महाराज को रोकने आती भी है, मगर फिर भी उसकी मासी उसे पकड़ लेती है। महाराज के वहां से जाने की कुछ देर के बाद ही छोटे ठाकुर खुद मिस्टर कृष्णमूर्ति के घर पर आता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि मैं एमएलए नायडू की मदद से अब तक आपके टी स्टेट में कोकेन की खेती करवा रहा था, मगर इस नायडू के बसड़ के चक्कर में अब वहाँ पे सीआरपीएफ तैनात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमसे हाथ मिला लो, मैं आपको एक साल में 25 करोड़ रकम दूंगा। फिर वो ये कहकर अपना हाथ कृष्णमूर्ति की ओर बढ़ाता है, मगर वो उससे हाथ नहीं मिलाते। तो छोटे ठाकुर कहता है कि वो क्या है ना, एक तो ठाकुर का ऑफर है, इसे तुम ठुकरा नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचो मत, चुपचाप हाथ मिला लो। कृष्णमूर्ति के हाथ में दोस्तों उस समय जो गरम गरम चाय की प्याली थी, वो चाय वो छोटे ठाकुर के मुंह पे फेंक देते हैं। छोटे ठाकुर के लोग फिर क्या था ऑफेंड हो जाते हैं और मारने पे उतारू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आदमियों को शांत रहने का इशारा करके चुपचाप निकल जाने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद तो गुस्से में तमतमाता हुआ नायडू आता है छोटे ठाकुर के पास और कहता है कि क्या जरूरत थी आपको कृष्णमूर्ति को कोकेन वाली बात बताने की। छोटे ठाकुर कहता है कि देखो मेरे बलवंत चाचा ने मुझे एक बात सिखाई है कि जिसे खरीद सकते हो खरीद लो वरना मार दो। कृष्णमूर्ति बिका नहीं तो अब उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नायडू कहता है आप क्या कर रहे हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। कृष्णमूर्ति के परिवार के किसी भी आदमी को अगर कुछ होगा तो इल्जाम मुझ पे लगेगा, क्योंकि फिलहाल मेरा ही उनके साथ लफड़ा चल रहा है, इससे उल्टा मेरा पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाएगा। और फिर तो दोस्तों वो गुस्से में छोटे ठाकुर का कॉलर पकड़ लेता है और उसके कॉलर पकड़ते छोटे ठाकुर नायडू का गला काट देता है और कहता है कि मेरे बलवंत चाचा ने कहा था कि जो भी ठाकुरों के आगे खड़ा होने की हिम्मत करता है उसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। अब छोटे ठाकुर के लोग कृष्णमूर्ति के घर पर आधी रात में हमला बोल देते हैं। वो घर के बाहर तैनात पुलिस वालों को सबसे पहले मार देते हैं, उसके बाद घर के शीशे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अब यहाँ पर एसआई मैम तो थी, मगर उनके भी चेहरे पर चाकू से कट लग गया था, उसकी वजह से उनके भी होश ठिकाने आ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाती है। वहीं गोविंद गुज्जर और उसके साथी मिलकर गुंडों से फाइट करते भी हैं। यानी कि दोस्तों वो लोग कृष्णमूर्ति के परिवार के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। काफी फाइट होती है। इसके बाद कुछ गुंडे विशु के पीछे पड़ जाते हैं तो उसकी मासी उसे वहां से भागने को कहती है। विशु भागना शुरू करती है, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो उल्टे पैर वापस आने लग जाती है
क्योंकि उसका महाराज जो आ चुका था। और अब तो डाकू महाराज छोटे ठाकुर के बंदों का दोस्तों काम तमाम कर देता है, और वो भी पता है कैसे, मैगी बनाते बनाते। दरअसल आधी रात हो चुकी थी। आधी रात को विश्व को छोटी वाली भूख भी लगी थी, मतलब थोड़ी सी। तो उसके लिए वो मैगी बनाते बनाते गुंडों की पिटाई भी कर रहा था। बड़ा शानदार सीन था। और एक गुंडे के सर पे तो वो गरम तवा भी रख देता है। तब जाकर वो अपना मुंह खोल देता है कि छोटे ठाकुर के और लोग उधर टी स्टेट में माल काटने गए हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है दोस्तों। छोटे ठाकुर के लोग कृष्णमूर्ति के टी स्टेट में अपना माल लेने के लिए घुस आए हैं, और तभी वहां पर महाराज आ जाता है। बड़े स्वैग से सभी को मारता है और उसके माल में आग भी लगा देता है। इस बात का पता जब छोटे ठाकुर को चलता है तो वो भी वहां पर आ जाता है, और तब छोटा ठाकुर और महाराज का यहाँ पर होता है आमना सामना। महाराज कहता है कि खेल शुरू करेंगे, तो छोटे ठाकुर उसको देखते पहचान जाता है और कहता है, डाकू याद आया, मैं ठाकुर, बबलू सिंह ठाकुर। वो तुरंत अपने चाचा को कॉल लगाकर बताता है कि चाचा, मैं आपके लिए डाकू की जान पेश कर रहा हूँ। उस वक्त दोस्तों छोटे ठाकुर का चाचा शिमला में खूंखार जानवर का शिकार कर रहा था। तो वो शिकार करते करते कहता है कि नहीं, उसे मैं ही मारूंगा, तुम उसको हाथ मत लगाना। मगर दोस्तों यहाँ फिर भी अपनी जान बचाने के लिए छोटे ठाकुर को डाकू पे बंदूक ताननी पड़ती है। वो गोली चला भी देता है, मगर फिर भी डाकू महाराज उसका सर कर देता है धड़ से अलग, और फिर खुद भी बेहोश हो जाता है। तब उसे स्टीफन डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर बुलेट निकाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने गोली तो निकाल ली है, कुछ घंटों में इनको होश आ जाएगा। स्टीफन कहता है कि उसको 16 चाकू से स्टैब किया गया और एक गोली लगी, इसलिए इसे और एनेस्थीसिया दो, ताकि जब तक मैं इसको वापस भोपाल जेल में ना पहुंचा दूं, इसे होश ना आए। मगर डॉक्टर का कहना होता है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज से इसकी जान भी जा सकती है। अब दूसरी ओर मिस्टर कृष्णमूर्ति गोविंद गुज्जर से पूछता है कि आखिर महाराज का हमारे परिवार से रिश्ता क्या है, जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। तब गोविंद गुज्जर एक स्टोरी बताता है और सीन होता है पास्ट में शिफ्ट। एक सूखा गाँव था जहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी। एक बूंद पानी मानो सोना हो। पानी लाने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता था, और ये हाल सिर्फ गुज्जर के गांव का नहीं बल्कि आसपास के 100 गांव का था। सभी लोग पूरे हफ्ते वेट करते थे उस एक दिन का जिस दिन गांव में पानी का टैंकर आया करता था, और गले की प्यास बुझाने के लिए सभी को एक कॉइन देना पड़ता था, और उस कॉइन को हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ठाकुर का गुलाम बनना पड़ता था। ठाकुर इन लोगों से मार्बल का काम करवाता था। ठाकुर तो मार्बल से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा था, मगर 6 दिन काम करने के बाद वो सिर्फ एक कॉइन देता था। ठाकुर 3 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े ठाकुर पृथ्वीराज सिंह ठाकुर था, जिसकी नजर हमेशा गाँव की औरतों पर पड़ी रहती थी। वो किसी भी तरह उन्हें अपने बिस्तर तक लाने की कोशिश करता था। दूसरा था यशवंत सिंह ठाकुर, जो बहुत ही क्रूर था। वो छोटी सी छोटी गलती के लिए लोगों की जान ले लिया करता था। और तीसरा था बलवंत सिंह ठाकुर। वो तो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा जंगली और खूंखार था। अब ये अपनी कहानी आगे बताता है कि हम लोग तो तीनों ठाकुर से परेशान थे, पर फिर मिस्टर सीताराम नाम के एक सिविल इंजीनियर की पोस्टिंग हुई। उन्हीं से मिलने के लिए हम दिल्ली के सेंट्रल वाटर कमीशन गए और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तब सीताराम अपनी जूनियर कावेरी के साथ हमारे गांव पर आए और अपनी आंखों से हमारी प्रॉब्लम उन्होंने देखी। तो हमारे गांव में उन्होंने एक सर कटी हुई स्टैचू भी देखी और उसके बारे में पूछा था। तो हमने बताया कि यह हमारे गांव के डाकू महाराज की स्टैचू थी। दरअसल डाकू महाराज ने हमेशा हमारे गांव की रक्षा की, पर फिर भी ठाकुर ने उन्हें मार डाला, और फिर उनकी याद में ही हमने उनका स्टैचू बनाया था। ठाकुरों से तो वो भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने स्टैचू का सर धड़ से अलग कर दिया, ताकि हमें हमेशा याद आता रहे कि हम ठाकुरों के गुलाम हैं। दोस्तों, अब हमें आगे पता चलता है कि कावेरी ना सिर्फ सीताराम की जूनियर थी, बल्कि उसकी वाइफ भी थी। साथ ही वो प्रेग्नेंट भी थी और उसके घर वाले उससे बात नहीं करते थे। तो एक दिन सीताराम और कावेरी गुज्जर के गांव के आसपास के इलाके का जायजा हेलीकॉप्टर से लेते हैं। तो इन्हें कुछ दूर पर दोस्तों एक नदी दिख जाती है, जिसके बाद वो कलेक्टर के ऑफिस जाकर सारी बात बताते हैं और साथ ही पास वाली नदी का पानी गांव तक लाने की बात करते हैं। तो कलेक्टर मैडम को इनका सुझाव बढ़िया लगता है, और साथ ही सीताराम कलेक्टर मैडम को ये भी बताता है कि इस काम में सिर्फ एक ही रुकावट है कि जो जगह डैम बनाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, वहीं पे ठाकुर ब्रदर्स के मार्बल की खदान है। वो भी वो गैर कानूनी तौर से माइनिंग कर रहे हैं। अगर आप उन्हें इस गैर कानूनी काम को बंद करवा कर वो जमीन हमें सौंप देंगे तो 100 गाँव के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सीताराम के इस पहल के बारे में जब ठाकुर ब्रदर्स को पता चलता है तो वो सीताराम को अपनी हवेली पे एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उससे समझौता करने को कहते हैं, मगर सीताराम नहीं मानता और तब उन्हें चाय सर्व की जाती है। और पता है दोस्तों, चाय लेकर कौन आता है? चाय कलेक्टर मैडम खुद अपने हाथों से बनाकर लाती है। और जब सीताराम को पता चलता है कि कलेक्टर मैडम कोई और नहीं बल्कि ठाकुर ब्रदर्स के सबसे छोटे भाई बलवंत सिंह ठाकुर की वाइफ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीताराम तो समझ गए थे कि कलेक्टर मैडम ठाकुरों के हाथों की कठपुतली है, इसीलिए वो भोपाल के इरिगेशन मिनिस्टर से बात करने सीधा निकल गए। मगर मिनिस्टर से मुलाकात कर पाना इतना आसान भी नहीं था। कावेरी जी और सीताराम
सीताराम ने कई दिनों तक मिनिस्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए पर मुलाकात नहीं हो पाई। फिर काफी जद्दोजहद के बाद जब मीटिंग हो पाई तो आगे पता चला कि वो मिनिस्टर भी ठाकुरों से मिला हुआ है। मिनिस्टर ने मीटिंग खत्म होते ही सारी बात कॉल पे बलवंत को बता दी और अभी तो सीताराम और गुज्जर दिल्ली में ही थे और यहाँ बलवंत अपनी गाड़ी से गाँव आ गया। उसने सबसे पहले गोविंद गुज्जर की बेटी को गोली मारी और फिर जब गाँव के लोग उसको देखने को आए तो बलवंत ने अंधाधुंध गोलीबारी की और भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसके बाद उसने गांव में आग भी लगवा दी ताकि जब इस बारे में दूसरे गांव वालों को पता चले तो उनकी रूह कांप जाए और कोई भी ठाकुरों के खिलाफ जाने की सोच भी ना पाए। ठाकुरों ने तो गांव में बूढ़े बड़े से लेकर बच्चे औरतों किसी पर भी रहम नहीं खाई, सबको मौत के घाट उतार दिया। जब सीताराम गुज्जर और उसके साथियों के साथ वापस गांव लौटा तो गांव इस तरह से चलते देखा कि सभी की रूह कांप गई। गुज्जर की बेटी की अभी कुछ सांसें बची हुई थी। सीताराम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की और साथ ही बताया कि गांव पे ये कहर ठाकुरों ने बरसाया है। गोविंद अपनी बेटी के आखिरी वक्त में उसके पानी पीने की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। उसकी बेटी की मौत प्यासी ही हो गई। सुनकर दिल भी ज्यादा दुखता है। पर यही बात खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर के कुछ कुत्ते दोस्तों अभी इस गांव में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक सीताराम पे हमला किया और कहा कि तुम्हारी वजह से गांव वालों की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि तुम्हारी वजह से गांव वालों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो ठाकुरों की कंप्लेंट करने दिल्ली तक चले गए। तुम्हें मारकर हम सबके मन में ठाकुरों का जो खौफ है ना वो फिर से जिंदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई भी यह हरकत करने की जरूरत ना करे। जख्मी सीताराम ने गांव के बीचों बीच बने डाकू महाराज की मूर्ति का सहारा लिया बचने के लिए ऑफ कोर्स, और जैसे कि उसमें डाकू महाराज की शक्ति आ गई हो और तब से ही सीधा सादा सा इंजीनियर सीताराम डाकू महाराज बन गया। और फिर तो महाराज ने ठाकुर के उस कुत्ते का गला भी काट दिया जो सीताराम को मारना चाहता था। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर हाथों में कुल्हाड़ी लिए ठाकुर की हवेली में घुस गए और जो भी उनके सामने आया यानी सीताराम के सामने जो भी आया सबको डाकू महाराज ने मार डाला, क्योंकि सीताराम अब डाकू महाराज हो गए थे। पर हाँ, ठाकुर के बीवी बच्चों पर हाथ नहीं लगाया। जब डाकू महाराज ठाकुर के मझले भाई की जान लेने लग गए तो बीच में बलवंत की वाइफ यानी कलेक्टर मैडम आ गई और वो सीताराम से कहने लगी कि आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं। तब रोते हुए सीताराम ने उन्हें बताया कि आपको पता है आपके पति और उनके भाइयों ने गांव वालों के साथ क्या किया। फिर वो उन्हें सारी स्टोरी बताता है और तब मंझले ठाकुर मरने से पहले पानी मांगता है तो डाकू महाराज बताता है कि पता है गोविंद की बेटी भी ठीक ऐसे ही मरने से पहले पानी के लिए चिल्ला रही थी। तब पता है इसने क्या किया, अपनी पैंट खोलकर उस बच्ची के मुंह के सामने पेशाब करते हुए कहा कि लो पी लो पानी, ठाकुर का पानी पी लो। जिससे दोस्तों कलेक्टर मैडम को भी अब अपने घर के मर्दों की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है और डाकू महाराज का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारी प्यास अभी बुझाता हूँ। गुस्से में वो मझले ठाकुर को उठाकर उनके आंगन में जो पानी का फुवारा था उसी पे दे मारते हैं, जिससे फुवारे का पिलर गिरकर उसके आर पार हो जाता है पेट के और उसी वक्त उसकी जान निकल जाती है। इसके बाद डाकू महाराज कलेक्टर मैडम से कहते हैं कि डैम तो अब बन कर रहेगा और कानूनी तौर से नहीं अगर गैर कानूनी तौर से ही बनाना पड़े तो बनेगा और अब से तुम्हारे मार्बल खदान से एक भी पत्थर बाहर नहीं जाएगा। और अपने हाँ भगोड़े पति से कह देना कि अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। फिर अगली सुबह की बात है जब बलवंत और उसका बड़ा भाई घर लौट रहे थे तो घर के नौकर चाकर और मंझले ठाकुर की लाश देखकर वो पागल हो उठे। अब बलवंत पागल कुत्ते की तरह डाकू महाराज की खोज में निकल जाता है पर उससे वो मिलता ही नहीं। मगर जब बलवंत अपना मार्बल खदान से निकलने की कोशिश करता है तो उसी ट्रक्स को डाकू महाराज बॉम्ब से उड़ा देता है। बदले में बड़े ठाकुर कुछ गांव वालों को बंदी बना लेता है और उनके साथ खूब मारपीट भी करता है। ठाकुर के लोग बस में बैठकर कहीं जाती हुई कावेरी को भी पकड़कर बड़े ठाकुर के पास लेकर आ जाते हैं। अब तक कावेरी की डिलीवरी डेट भी आने वाली थी। ऐसे में बड़े ठाकुर बंदी गांव वालों से कहते हैं कि तुम लोग अपने मसीहा का नाम नहीं बता रहे ना, मगर जब तुम्हारे मसीहा की संतान को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो तुम अपना मुंह जरूर खोलोगे है ना। फिर पता चलता है दोस्तों कि ठाकुर का एक आदमी कावेरी के पेट में स्टैप करना चाहता है मगर कावेरी उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है। तभी बंदी बनाई गई एक लड़की चिल्लाकर ठाकुर को गाली देती है कि कावेरी मैम और उनके बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। बड़ा ठाकुर कहता है कि मैंने इतनी सुंदर कच्ची कली को बंदी बना के रखा हुआ है और मेरी नजर ही नहीं गई तुम पे। चलो इसको मेरे टेंट में पहुंचा दो, अभी मैं इसको फूल बनाता हूँ। फिर दोस्तों ठाकुर के लोग उस कमसिन लड़की को जबरदस्ती टेंट में लेकर जाने लगते हैं तो कावेरी बोल पड़ती है उस लड़की को छोड़ दो, इसके बदले में मैं अपने पति की लोकेशन तुम्हें बता दूंगी। तब ठाकुर एक मैप कावेरी के सामने रखता है और वो अपनी उंगली मैप पर रखकर इधर उधर घुमाती है और फिर जिस जगह पे वो रखती है वो देखकर ठाकुर के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोकेशन तो यही का है। कावेरी कहती है तुम्हें क्या लगा तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है, अरे मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। अरे ये सब तो मेरे पति की एक चाल थी ये पता लगाने के लिए कि तुम लोगों ने बंदी बनाए हुए लोगों को आखिर कहाँ छिपा के रखा हुआ है। अब ये सुनकर ठाकुर शौक हो जाता है। तभी उसे अपने नजदीक रेतीला तूफान आते हुए दिखता है और इस तूफान में डाकू महाराज होता है। तूफान के पार हो जाने के बाद वहाँ जितने भी ठाकुर के लोग मौजूद थे सभी अपनी जान गंवा चुके थे और बड़े ठाकुर भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था।
तब डाकू महाराज उस लड़की से कहते हैं, जिसकी मतलब इज्जत लूटने वाला था वो बड़ा ठाकुर, कि मारो मारो इसे। फिर क्या था, वो लड़की चाबुक उठाकर पटापट दे मारती उसको, और फिर आखिर में डाकू महाराज बड़े ठाकुर को जान से भी मार डालता है। और उस वक्त तो कहता है कि चिंता मत करो, बलवंत को भी जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसके बाद बलवंत के कहने पर कलेक्टर मैडम पुलिस के हाथों डाकू महाराज पे 1 लाख का इनाम रखते हैं, मगर कोई भी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर एक रात की बात है, जब कावेरी मंदिर गई होती है तो वहाँ भी पुलिस और ठाकुर के लोग कावेरी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर मंदिर में बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उसमें कावेरी किसी की नजर में नहीं आती। मगर बलवंत की वाइफ कावेरी को देख लेती है, और तभी वहाँ पे बबलू ठाकुर आकर बलवंत की वाइफ से पूछता है कि आंटी आपको कावेरी नहीं दिखी क्या? वो कहती है कि दिखी। फिर जब वो पूछता है कि कहाँ देखा आपने उसे, तो वो दूसरी ओर इशारा कर देती है, जिससे कावेरी यहाँ पर बच जाती है। और फिर बलवंत की वाइफ से पूछती है कि आपने क्यों बचाया मुझे? कलेक्टर मैडम कहती है कि दरअसल आप लोगों को इस सिचुएशन में डालने वाली मैं ही हूँ। यहाँ की पानी की समस्या को लेकर मैं खुद काफी वक्त से परेशान थी, इसीलिए मैंने कई सारे इंजीनियर्स का तबादला करवाया, पर जो भी यहाँ पर आता वो मेरे पति के पैसों पे बिक जाता। जिसके बाद मैंने खुद न्यूज़पेपर में सीताराम के बारे में पढ़ा और मैंने खुद उनकी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई। ये जानकर कावेरी हैरान रह जाती है कि बलवंत की वाइफ मजबूरी में कठपुतली है, मगर लगता है कि मन से वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहती है। कुछ दिनों के बाद मिनिस्टर और पुलिस वाले मिलकर डाकू महाराज को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, मगर मिनिस्टर को भी पकड़कर डाकू महाराज उसका कन्फेशन ले लेता है, जिसमें मिनिस्टर बता देता है कि कैसे मैंने बलवंत के साथ मिलकर गलत कामों में उसका साथ दिया। फिर क्या था, मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन इस दरमियान बलवंत फोन पे अपनी वाइफ को डाकू महाराज से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके हाथ पे एक कट लगा देता है, जिससे खून बहता है। और फिर तो बलवंत अपनी वाइफ से खूब बहस करता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने डाकू के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। इस लड़ाई में बलवंत की बेटी गिर जाती है और उस पे चोट भी आ जाती है। तब उसकी जान बचाने के लिए कलेक्टर मैडम बबलू सिंह ठाकुर से गन छीन कर इधर उधर फायर करने लगती है। एक गोली बलवंत को भी लग जाती है दोस्तों, और फिर कलेक्टर मैडम अपनी बेटी को लेकर हवेली से भाग जाती है, मगर पीछे से बलवंत उस पर गोली चला देता है। वो वहीं पर अपनी बेटी को लेकर गिर पड़ती है, मगर तभी उसे बचाने के लिए डाकू आ जाता है और वो बलवंत को इतना मारता है कि उसकी अधमरी हालत हो जाती है। तभी बलवंत को उसका भतीजा बबलू सिंह ठाकुर लेकर चुपके से भाग जाता है। अब यहाँ कलेक्टर मैडम को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, मगर अफसोस कि वो बच नहीं पाती, उनको बहुत खून बह गया था। वो अपने आखिरी वक्त में डाकू महाराज से कहती है कि भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को उसके जालिम बाप के साथ रहने दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि उसकी अच्छी परवरिश हो, इसलिए आप मेरी बेटी को किसी तरह केरल के मिस्टर कृष्णमूर्ति के घर तक पहुँचा दीजिए। वो मेरे डैड हैं, मैंने भागकर शादी की थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनाया नहीं था, मगर मेरी मौत के बाद वो मेरी आखिरी निशानी समझकर मेरी बेटी को जरूर अपना लेंगे। दोस्तों, अभी तक तो हमें लग रहा था कि डाकू महाराज की वाइफ ही मिस्टर कृष्णमूर्ति की बेटी होगी, पर नहीं, बलवंत की वाइफ असल में कृष्णमूर्ति की बेटी थी। और डाकू महाराज का विशु से एक मामा भांजी का रिश्ता था, क्योंकि कलेक्टर मैडम डाकू महाराज को भाई कहा करती थी। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कृष्णमूर्ति को जब पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत किस तरह से हुई, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है। साथ ही उनके मन में डाकू महाराज के लिए काफी रिस्पेक्ट आ जाती है कि सीताराम और मेरी बेटी ने मिलकर वो डैम बनाकर 100 गाँव की पानी की दिक्कत सॉल्व कर दी। साथ ही बलवंत का वो इलीगल मार्बल का काम भी बंद करवाया, साथ ही ठाकुरों के हाथों मारे गए लोगों को इंसाफ भी दिलाया। इस वक्त दोस्तों बलवंत हेलीकॉप्टर से उस हॉस्पिटल में एंट्री लेता है। तब स्टीफन बाकी पुलिस वालों से कहता है कि हमें किसी भी तरह से डाकू की हिफाजत करनी होगी, वो एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश है। और फिर वो जल्दी से नर्स से कहता है कि देखो, डाकू को होश में लाने वाला इंजेक्शन लगा दो जल्दी, वरना ये तो बेहोशी में ही टपक जाएगा। वहीं दोस्तों बलवंत हॉस्पिटल में घुसने के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। विशु जब बलवंत को देखती है तो उसकी याद ताजा हो जाती है कि कैसे इस आदमी ने मेरी माँ के साथ बुरा सलूक किया था, इसीलिए वो एक बोतल फेंक कर बलवंत को मार देती है। तब बलवंत कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। फिर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है, मगर सही वक्त पे डाकू महाराज को होश आ जाता है और फिर वो करता है बलवंत से एक दमदार फाइट, और आखिर में दोस्तों वो ठाकुर के दोनों भाइयों की तरह इस तीसरे को भी पहुंचा देता है ऊपर भगवान के पास। और ये सारा काम वो हॉस्पिटल के रॉड से ही करता है, जिससे बलवंत का खून पानी की तरह बहने लगता है। और इसी के साथ होती है मूवी खत्म। बहुत लंबी हो गई थी वैसे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।